हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हमारे प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्कीम आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको किस नाम से जाना जाता है, SGSY। ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट टू योरसेल्फ, मतलब खुद को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। कैसे, देखो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, इस गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, 1999 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, स्कीम को। इस योजना में क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज वर स्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज, मतलब एंटरप्राइजेस बनाया गया, मतलब बिजनेसेस को बनाया गया या बिजनेस प्रोवाइड किया गया लोगों को, कहाँ पर, रूरल एरियाज में। It aims at promoting micro enterprises and to bring assisted poor families above the poverty line। मतलब कोई बिजनेस चालू करवा के किसको देना, इंडिविजुअल्स को देना या उन गरीब पुअर फैमिलीज को देना, ताकि वो क्या कर सके, वो गरीब लोग अपनी इनकम को जनरेट कर सकें या उनको इनकम सोर्स मिल सके। और इसी के साथ ही हमारे देश के अंदर माइक्रो एंटरप्राइजेस, मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस बन सके, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उसी तरीके से स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करती थी, उन ऐसे बिजनेसेस को ओपन करने में उनकी हेल्प करती थी और उनको काम प्रोवाइड करती थी, जिससे क्या हो, उनकी इनकम भी जनरेट हो और वो जो पुअर फैमिलीज है वो कहाँ पहुँच सके, अबव द पॉवर्टी लाइन पहुँच सके। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्रुप्स जो खुद की मदद करते हैं। और खुद की मदद कैसे करेंगे, सरकार ने इनको बिजनेस ओपन करके दे दिया कि भाई अब चलाओ खुद, अब चलाएंगे खुद, तभी तो उनको खुद को इनकम होगी। तो यही लिखा हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑर्गेनाइज देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कि उनको बिजनेस खुलवा के दे दिया और इनको क्या कर दिया, सेल्फ डिपेंड रहो अपने आप पे। अब आपको धंधा करना है, हमने आपको एक बार खुलवा के दे दिया, इसी से ही कमाओ, इसी से ही खाओ। ठीक है, खुद की मदद खुद करनी है, हम आपको और मदद नहीं दे सकते। तो वो कहलाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, की खुद की मदद करें जो, तो खुद ही बिजनेस को चलाएंगे। लेकिन बिजनेस गवर्नमेंट ने खुलवा के दी है, बिजनेसेस में इन्वेस्ट किसने किया, गवर्नमेंट ने किया। इनको एंटरप्राइजेस मतलब बिजनेसेस, छोटे छोटे धंधे खुलवा के दे दिए इनको, लेकिन काम तो खुद को ही करना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कौन आते हैं, पुअर पीपल्स आते हैं। दे हेल्प ईच अदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट स्मॉल सेविंग्स अमंग देयर मेंबर्स। तो क्या करते हैं, वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं और वहाँ से अपनी सेविंग्स को बढ़ाते हैं। स्मॉल सेविंग्स जो होती हैं, जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत खर्च करके बाकी का उनको बचा दिया जाता है पैसे को। द सेविंग्स आर कैप्ट विद द बैंक विद द नेम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कि जो सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा करके मिलाते हैं वो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं। किस नाम से, उस ग्रुप के नाम से। लेटर ऑन, लेटर लिखा हुआ है यहाँ पर, लेटर स्पेलिंग गलत हो रही है यहाँ पर लेटर की, यहाँ पर लेटर कर देना, LATER। लेटर ऑन दिस कॉमन फंड इज यूज टू गिव स्मॉल लोन्स टू इट्स मेंबर। देखो जब पैसे कमाए इन्होंने, कुछ तो अपने नीड्स पे खर्च किए और कुछ जो पैसे थे इन्होंने बैंक में जमा कराए। और जब फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, उन ग्रुप्स की जिनके सबके मिला के वो पैसे थे, तो बैंक में क्या कर सकते हैं, जब इनको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो बैंक से वो डिपॉजिट किया हुआ पैसा, ये ग्रुप मतलब ये जो नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं इसके अंदर, वो पैसा ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, मतलब ये जो ग्रुप्स हैं पुअर पीपल्स के, मतलब ये जो गरीब लोग हैं, इनका जो ग्रुप है, इनको गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करती है कुछ हद तक। नेक्स्ट जो स्कीम है गरीबी को दूर करने के लिए सरकार लाई थी, वो थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये स्कीम कब आई थी, दिसंबर 2000 के अंदर आई थी। इसका मेन एम क्या था, टू इम्प्रूव द रोड कनेक्टिविटी। इसका मेन एम क्या था, टू इम्प्रूव द रोड कनेक्टिविटी, मतलब रोड की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, मतलब रोड्स बनाए जाएं। ये लिखा हुआ है, एम्स एट इम्प्रूविंग द रोड कनेक्टिविटी टू ऑल द एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेंट्स इन रूरल एरियाज बाय द एंड ऑफ 10th 5-year प्लान। मतलब जो 10th 5-year प्लान था, जो कि 2002 से 2007 के बीच में, मतलब जब स्कीम लॉन्च हुई थी, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि 2007 तक, जब तक हमारा 10th 5-year प्लान चलेगा, तब तक हम क्या कर सके, शहरों को गाँव से रोड्स के जरिए जोड़ लें। Total length of about 3 lakh kilometers of road
हैज़ बीन कंप्लीटेड टिल नवंबर 2010, मतलब नवंबर 2010 के अंदर या 2010 तक टोटल 3 लाख किलोमीटर्स रोड का काम लगभग हो चुका था। आ गई बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट जो स्कीम है कौन सी है, वो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको बोलते हैं अपन SGRY। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 सितंबर 2001 कि इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, ग्रामीण रोजगार योजना को 2001 1 सितंबर को लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फूड सिक्योरिटी, कि गरीबों को या पुअर पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाए और फूड सिक्योरिटी भी दी जाए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सके, जैसे रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, डैम्स, फ्लाईओवर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, ये जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके एनर्जी, पावर सेविंग्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। पावर सेविंग नहीं, पावर आएगी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब ये जो स्कीम थी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो अलग अलग रीजन्स हैं, जो अलग अलग सेक्शंस हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, या अलग अलग जो एरियाज हैं वहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी किया जाए। सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी का, वहाँ पर रहने वाले लोगों का, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो सके। आगे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, एक ये स्कीम, और दूसरी कौन सी थी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY हैज़ बीन मर्ज्ड विद SGRY, मतलब ये दो और स्कीम थी। अप्रैल 2002 के अंदर वो क्या हो गई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर मर्ज हो गई। पहले ये सारी अलग अलग योजनाएं थी, कौन कौन सी, जो हम 5th में पढ़ रहे हैं, कौन सी, स्वर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, एक ये स्कीम थी। ठीक है, एक कौन सी थी, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, और एक थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। लेकिन 2002 के अंदर ये जो दो स्कीम्स हैं, कौन सी, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये दोनों आगे कहाँ मिलके चली गई, SGSY के अंदर मिल गई। अब ये तीनों योजनाएं मिलके, तीनों स्कीम्स मिलके एक ही स्कीम है, जिसका नाम क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। आ गई बात समझ में? फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जो खुद SGRY स्कीम थी जो अपन पढ़ रहे हैं, वो खुद भी मर्ज हो गई, किसके अंदर, नरेगा के अंदर। आगे लिखा हुआ है कब, 2006 के अंदर। तो SGRY खुद मर्ज हो चुकी है, किसके अंदर, विद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, किसके अंदर, नरेगा के अंदर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है SGRY वॉज मर्ज्ड विद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन 2006, 2006 के अंदर ये खुद भी मर्ज हो चुकी है। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, नेक्स्ट स्कीम आती है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये कब लॉन्च हुई थी, 1 दिसंबर 1997, मतलब 1 दिसंबर 1997 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना, लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, और अर्बन एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। इट एनकरेजेस सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स एंड प्रोविजंस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब ये जो स्कीम थी वो भी क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड थी, मतलब इसका पूरा कंट्रोल किसके पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। विच इज़ फंडेड ऑन 75:25 बेसिस, मतलब ये जो स्कीम के अंदर जितना भी पैसा गरीबों पे लगाया जाता था, उनको जॉब प्रोवाइड करना है, उनको वेंचर्स मतलब बिजनेसेस खुलवा के देने हैं, या उनको वेजेस प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयमेंट के बदले में। वो जो टोटल खर्चा होता था, गवर्नमेंट क्या करती थी, 75:25 के रेशियो में खर्च करती थी। कैसे कि जो 75% पैसा है जो खर्चा हो रहा है, खर्चे का 75% कौन बियर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। लेकिन जो टोटल एक्सपेंसेस का जो 25% है वो कौन बियर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। तो जो टोटल एक्सपेंसेस था स्कीम के अंदर वो 75:25 के रेशियो में बटा हुआ था, किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अंडर दिस प्रोग्राम the educated employment from low income families in rural and urban areas were given financial help to set up any kind of enterprises that generate employment। इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया, ऐसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन, मतलब जो पढ़े लिखे हैं लेकिन मजबूरी में उनके पास नौकरियां नहीं हैं, चाहे वो रूरल एरियाज में रहते हो चाहे वो अर्बन एरियाज में रहते हो। ठीक है,
उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना किसका काम था? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या करती थी? इस स्कीम के अंदर उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती थी। किस लिए? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और उनको पैसा देना ताकि वो अपना बिजनेस खुद का कर सके। PMRY attempted to generate employment by setting 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस, 7 लाख छोटे छोटे बिजनेसेस ओपन किए गए सरकार के द्वारा से स्कीम के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। कब तक? ड्यूरिंग द 8th प्लान 1992 से 97 तक, ठीक है। लेकिन 2003 से 2004 के बीच में 3 मिलियन पीपल, मतलब 3 मिलियन पीपल्स को क्या प्रोवाइड किया गया था? स्कीम के अंदर एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। किसके अंदर? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अंदर। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट कौन सी स्कीम आती है? देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और आपने जनरली ये जो स्कीम सुनी भी होगी। अभी रिसेंटली जब मोदी सरकार बनी थी 2014 के अंदर, तब मोदी जी ने सबसे पहले आते ही ये स्कीम लॉन्च की थी, ठीक है। इसके अंदर क्या किए गए थे? लोगों से बैंक में अकाउंट खुलवाए गए थे, याद हो तो आपको। तो यही स्कीम है। देखो क्या लिखा हुआ है, अब From 2014, a scheme called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is available in which people in India are encouraged to open bank account। मतलब इस स्कीम के अंदर लोगों को एनकरेज किया जाता था क्या? कि वो क्या कर सकें? अपने बैंक में अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। देखो, इस स्कीम का मेन मकसद क्या था चालू करने का? लोगों को एनकरेज करना कि वो बैंक अकाउंट खुलवाएं। अब बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो लोग क्या करेंगे? अपनी कुछ सेविंग्स जो वो पहले कहीं पे जमा नहीं करते थे, साइड में रखते थे, फिर वापस उसको खर्च करते थे। लेकिन जब अकाउंट होगा तो ऑटोमेटिक लोग क्या करेंगे? स्मॉल स्मॉल सेविंग्स उसके अंदर डिपॉजिट करवाएंगे। तो लोगों के अंदर सेविंग हैबिट्स को जनरेट करना या क्रिएट करने के लिए लोगों को एनकरेज किया गया अकाउंट खुलवाने के लिए। और दूसरा क्या रीज़न था? कि जो सरकार जो भी बेनिफिट देती है किसको? गरीबों को, वो डायरेक्ट उन तक पहुंच सके, बीच में दूसरे नेता लोग उसको नहीं खा पाए या दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उसको नहीं खा पाए, ठीक है। तो क्या किया गया? जो भी पुअर पीपल्स को या गरीबों को जो भी सब्सिडीज वगैरह दी जाती हैं या जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचाए जाते थे, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिले? उस पुअर पीपल को या पुअर पीपल्स को या पुअर पर्सन को, उसको इंडिविजुअल को मिल सके। और आपने जनरली देखा होगा जो गैस पे भी, सिलेंडर पे भी आपको सब्सिडीज मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कभी 1000 रुपये आते हैं अकाउंट में, 500 रुपये आते हैं अलग अलग एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के अकॉर्डिंग, तो वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आती है। लेकिन पहले क्या किया जाता था? उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को दिए जाते थे, वो आराम से अपना खुद का पेट भरता था पैसों से, ठीक है। तो गरीबों तक वो बेनिफिट नहीं पहुंच पाता था। तो लोगों को क्या किया गया? एनकरेज किया गया ताकि उनकी सेविंग हैबिट्स भी जनरेट हो सकें और गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स थी उनका जितना भी बेनिफिट था डायरेक्ट उन पुअर पर्सन्स के पास पहुंच पाए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर ये चीज़ लिखी भी हुई है, अपन देख लेते हैं एक बार। बिसाइड्स प्रमोटिंग द सेविंग हैबिट्स, सिर्फ सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करने का मेन मकसद नहीं था, उसके साथ साथ क्या था? This scheme was intended to transfer all the benefits of the government schemes and subsidies to account holders directly, कि जितनी भी स्कीम्स का या जितनी भी सब्सिडीज का बेनिफिट था उन अकाउंट होल्डर्स तक डायरेक्ट पहुंच सके। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ईच बैंक अकाउंट होल्डर इज एंटाइटल टू ₹1 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड ₹30,000 लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 लाख कर देना, यहाँ पर 3 लाख आएगा। ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको 3 लाख कर दे रहा। तो देखो इसके साथ साथ क्या था? मोदी सरकार ने और इनको बेनिफिट दिया था क्या? कि एक स्कीम लॉन्च की थी कि हर महीने आपके अकाउंट से कितने 1 या 2 रुपए ऐसे कुछ समथिंग थे, तो आपके अकाउंट में से इतने पैसे कटेंगे और हम आपको 1 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। और थे कुछ लाइफ इंश्योरेंस कवर की भी कुछ ऐसी स्कीम्स थी जो लोग अडॉप्ट करना चाहे उनके ऊपर थी। तो उसमें क्या था? गवर्नमेंट उनसे 3 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर उनको प्रोवाइड कर रही थी। तो ये भी क्या थी? गवर्नमेंट स्कीम थी। ये किसके लिए थी? गरीबों को बेनिफिट देने के लिए। तो ये सारी स्कीम्स किस में आती हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है?
क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, मतलब ये जो अपन ने ऊपर जितनी भी स्कीम्स पढ़ी पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, उनको हटाने के लिए, अब उनको हमने इवेल्युएट किया तो कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी ऐसी अनसेटिस्फैक्ट्री चीज़ें हमारे सामने निकल के आई जिससे इन स्कीम्स का पूरा बेनिफिट उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो वो देखें भाई कौन कौन सी हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पहला है लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो स्कीम्स को लॉन्च तो किया गया लेकिन स्कीम्स को चलाने के लिए पैसे की भी तो आवश्यकता होनी चाहिए ना। अब आवश्यकता तो होती है पैसे की, लेकिन सरकार के पास इतना पैसा है कहाँ। ठीक है, तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये स्कीम्स का पूरा बेनिफिट लोगों को नहीं मिल पाता है। तो क्या लिखा हुआ है, एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड, मतलब जो स्कीम्स में रिसोर्सेज या पैसा लगाया जाता है या जितना बजट पेश किया जाता है वो आज भी सफिशिएंट नहीं है, मतलब लोगों को इससे ज़्यादा मदद की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। और देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो भी सरकार के रिसोर्सेज या जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट देना चाहती है वो कुछ जो मंत्री लोग हैं वो अपने पसंद के लोगों को देते हैं। ठीक है, मतलब क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब जो नॉन पुअर्स हैं उनको भी कई सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन असलियत में उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स द बेनिफिट्स फ्रॉम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव बीन एप्रोप्रिएटेड बाय द नॉन पुअर्स। ठीक है, तो मतलब जो लैंड का बेनिफिट या कोई भी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन थी जो सरकार गरीबों को देना चाहती थी, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भेदभाव के होने की वजह से या भेदभाव के कारण उनको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाता था। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। देखो स्कीम्स तो लॉन्च कर दी गई लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, मतलब इनके ऊपर कोई मैनेज करने वाला कोई नहीं था। देखो क्या लिखा हुआ है, दीज प्रोग्राम्स डिपेंड्स मेनली ऑन द गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल्स, मतलब जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई थी अब उसके अंदर पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, सर बैंक से आएगा, किसमें से, आरबीआई से। तो सीधी सी बात है, तो बैंक का भी तो रोल है। तो ये जो प्रोग्राम्स किसके ऊपर डिपेंड थे, गवर्नमेंट के खुद के ऊपर डिपेंड थे उन स्कीम्स को चलाना, और बैंक के ऑफिसर्स के ऊपर भी डिपेंड था उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन क्या भरा हुआ है हमारे देश के अंदर, करप्शन। ठीक है, और उनको लैक ऑफ ट्रेनिंग मतलब कैसे हम उस रिसोर्स को या किस तरह कैसे हम उस स्कीम को मैनेज करें, उनको इसका आता पता नहीं था। क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेन्ड लोग नहीं थे जो उस स्कीम को चला रहे थे। तो करप्शन की वजह से, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है कॉमा, इसको काट देना, ये गलत है, इसकी जगह कॉमा लगा देना, साइन लगेगा जो अपन कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ ट्रेनिंग कॉमा प्रेशर फ्रॉम लोकल लीडर्स, जो उस एरिया के वहाँ के लोकल लीडर्स थे वो सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को ही दिलवाते थे। तो लोकल लीडर्स का भी क्या था, प्रेशर था। ठीक है, एंड नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑफ लो लेवल इंस्टीट्यूशंस रिजल्टेड इन इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो इन सारे कारणों की वजह से, कौन कौन से, करप्शन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लोकल लीडर्स का क्या था, प्रेशर होना, या जो नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो जिस एरिया में मदद की जा रही है गरीबों में, वहाँ के जो लोकल लेवल के इंस्टीट्यूशंस थे उनको मदद करनी चाहिए थी लेकिन वो भी मदद नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, ये स्कीम्स प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाई, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, जिसका उन पुअर पर्सन्स को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं अपन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। देखो अब एजुकेशन प्रोवाइड करनी है या स्कीम्स का बेनिफिट लेना है तो अब स्कीम्स में भी क्या है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। अब मान लो सरकार ने उनको पैसे दिए, बिजनेस चलाओ भाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, लेकिन बिजनेस चलाना आता नहीं है। क्यों, क्योंकि सर पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए सरकार क्या करे, हर चीज़ में तो सरकार कुछ कर नहीं सकती, कुछ चीज़ें आपको खुद को भी करनी पड़ेगी। तो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से जो सरकार इनकी मदद करती है, तो एक तरीके से इनको रिसोर्सेज देना भी क्या होता है, हमारे लिए वेस्टेज होता है। इनको पैसे दे दिए, बिजनेस खुलवा के दे दिया, लेकिन बिजनेस चलाना आता नहीं है, कस्टमर से कैसे बात की जाए ये कुछ पता ही नहीं। क्यों, क्योंकि पहली बार बिजनेस कर रहे हैं। सरकार ने तो बिजनेस खुलवा के दे दिया, सरकार ने अपने रिसोर्सेज लगा दिए, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, गाँव में स्कूल्स ही नहीं है, तो वो भी पढ़ेंगे भी कहाँ बेचारे, और स्कूल्स हैं तो फीसें ज़्यादा हैं, तो कहाँ से ये कि एजुकेशन क्या करेंगे, लेंगे।
तो क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स, रोड्स, पावर्स, टेलीकॉम, IT सर्विसेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी इनको अराइज हो रही थी, क्यों? क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ इनको नहीं मिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वहाँ पर रूरल एरियाज़ में डेवलप नहीं थी। इन द पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज़, मतलब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर गरीबी जकड़ी हुई थी, वहाँ पर स्ट्राइक करती थी, जहाँ पर गरीबी ज़्यादा थी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होने की वजह से गरीबी दूर नहीं हो पा रही थी और इन स्कीम्स का बेनिफिट उन पुअर्स को नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। मतलब खुद पुअर पीपल भी क्या थे, एक तरीके से वो खुद भी नहीं चाहते थे डायरेक्टली इनके अंदर पार्टिसिपेट करना। ठीक है, वो खुद भी क्या थे, मक्कारी में शुरुआत से ही क्या थे, फालतू बैठना, गप्पे मारना, मेहनत नहीं करना, शुरुआत से ये चीज़ देखी उन्होंने। तो अचानक से इनके पास काम आएगा तो काम करने की इच्छा होगी क्या इनकी? नहीं होगी। ठीक है, कहीं कोई बात कर रहे हैं, आपस में बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, यही फालतू के काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं, उनकी गलत आदत है। ठीक है, तो खुद भी एक्टिव नहीं थे उन स्कीम्स का बेनिफिट लेने में, तो अब सरकार भी क्या करे? तो ये लिखा हुआ है, हाई ग्रोथ रेट अलोन इज इनसफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। मतलब ग्रोथ रेट अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी होगी ही नहीं, गरीबी तो होगी ही सही, लोगों को पर प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट या एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, इनफैक्ट देयर इज अ नीड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। मतलब जो गरीब हैं उनको खुद को एक्टिव रहना पड़ेगा, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि जो सरकार के द्वारा रिसोर्सेज दिए गए हैं, अब सरकार ने इनको फ्री में दिए हैं तो क्या करेंगे, फ्री का चीज़ है, फ्री की चीज़ें तो वैसे ही नहीं पचती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हवा में उड़ाते हैं। ठीक है, कौन सा हमारा पैसा है, शुरू से ही गरीबी में रहे तो इनको आदत भी यही होती है, आप कितनी भी हेल्प कर लो घूम फिर के वापस उसी कंडीशन पे आते हैं। तो ये चीज़ क्या है, उनकी गलती है। तो उन पुअर पीपल्स को या पुअर पर्सन्स को भी क्या करना पड़ेगा, तो उनको प्रॉपर तरीके से, एक्टिव तरीके से इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ अपना सरकार तो अपना 100% देती है, लेकिन इन लोगों को भी तो अपना 100% देना पड़ेगा। तो देयर इज अ नीड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, ताकि इन स्कीम्स का बेनिफिट इनको मिल पाए। तो खुद लोगों क्या थे, खुद लोग स्कीम्स को लेके सीरियस नहीं थे, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं थे। तो ये चीज़ भी क्या थी, एक तरीके से इन स्कीम्स की कमी थी कि इन स्कीम्स से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है, मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। मतलब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाया जाए और गरीबी को रिमूव किया जा सके, मतलब गरीबी को दूर किया जा सके। ये टॉपिक हम हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। ठीक है, और वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर अप करेंगे।